बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला सामने आया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल के डीएनए में वादा खिलाफी है। कर्नाटक के किसानों से राहुल नहीं मिलते। बीजेपी ने आरोप लगाया, किसानों के सुसाइड पर कांग्रेस चुप रहती है। 1200 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या करी। इन 1200 किसानों का दोष क्या था? दोष केवल इतना था, वादा खिलाफी और झूठ की राजनीति करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बातों पर यकीन किया। आज इस मंच से यह सवाल पूछा जाएगा, 1200 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या करी। राहुल गांधी जी, आपने कभी कोई चिंता जताई? कभी सिद्धारमैया जी से पूछा कि ये 1200 किसानों ने आत्महत्या करी है? और ये कांग्रेस का कर्नाटका का मैनिफेस्टो है, ये देखिए, इसमें सारे वादे किए। वादों में कहा गया कि प्रदेश की सरकार ठोस कदम उठाएगी, किसानों की बेहतरी के लिए काम करेगी। तो ये जब 1200 किसानों की आत्महत्या होती है तो ये स्वाभाविक है, ये पूछा जाए, राहुल गांधी जी कहां छुपे हुए हैं? कर्नाटका के किसानों से आप क्यों नहीं भेंट करते हैं? उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जब ये कहते हैं कि ये किसान के परिवार झूठ बोल रहे हैं, तो उन पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जनता के समक्ष आइए और जवाब दीजिए? और ये जो ढोंग की राजनीति है, दोहरे मापदंड की राजनीति है, इस पर भारतीय जनता पार्टी जरूर सवाल पूछेगी। और इस बीच खबर केरल से है। केरल के वायनाड में पीएम मोदी ने एरियल सर्वे किया है। प्रधानमंत्री मोदी केरल के वायनाड पहुंचे हैं। यहां पर जो लैंडस्लाइड की घटना सामने आई, इसके बाद वहां का हाल देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हुए। पीएम ने वायनाड आपदा का जायजा लिया है। एरियल सर्वे करते हुए प्रधानमंत्री पीएम के साथ केरल के सीएम पिनराई विजयन भी मौजूद रहे। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वायनाड की, जहां पर भूस्खलन के बाद 4 गांव इसकी चपेट में आए। अभी तक बताया जा रहा है कि 400 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अभी भी लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं हवाई सर्वेक्षण करते हुए, एरियल सर्वे करते हुए जो आपदाई केरल के वायनाड में, उसे देखते हुए समझते हुए। राजौरी के नगरोटा में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से कोटारका जाने वाली सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। बीआरओ की टीम रोड खोलने में जुटी है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। जिले के नगरोटा इलाके में हुए भूस्खलन की वजह से ट्रैफिक प्रभावित हो गया है। लगातार बारिश के कारण मिट्टी और मलबा ढहकर सड़क पर गिर गया, जिससे दोनों ओर से गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि इस लैंडस्लाइड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तस्वीरों में दिख रहा है कि सड़क किनारे मलबा पड़ा है। वहीं सड़क पर कई गाड़ियां भी रुकती नजर आ रही है। सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ है। बीच बीच में बारिश भी होती हुई नजर आ रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम मलबा हटाने में जुटी है। रोड पर मलबा और कीचड़ साफ करने में टीम को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका व्यक्त की थी। शुक्रवार को जम्मू के बसहोली बनी सड़क मार्ग पर भूस्खलन हुआ। मलबा गिरने से सड़क जाम हो गई। कहीं कहीं पेड़ भी उखड़े नजर आए। मौसम विभाग ने 12 और 13 अगस्त के लिए जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। 15 अगस्त को भी पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। उधर बद्रीनाथ धाम को जाने वाले रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से तीर्थयात्रियों को अब भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौचर के पास अब भी रास्ते को खोलने का काम जारी है। बद्रीनाथ धाम को जाने वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें कमेड़ा की है, जहां गौचर के पास पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा आ गिरा है। देख सकते हैं रास्ते पर मलबे के साथ बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं, जिससे आने जाने वालों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।
बारिश के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कमेड़ा के साथ ही नंदप्रयाग और चनका में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने से यात्रा मार्ग में दिक्कतें सामने आई। चनका के पास अब रास्ता खुल गया है। देख सकते हैं सावधानी से गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी गई, क्योंकि बारिश की वजह से सड़क पर काफी मात्रा में कीचड़ है। मार्ग के खुल जाने से कल देर से फंसे हजारों गाड़ियों के यात्रियों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन ने युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम किया, जिसके बाद रास्ता खुला है। इस बीच उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी और बागेश्वर जिले में भी कल जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने 10 अगस्त को भी कुछ जिलों में अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद कुछ दिनों के लिए राहत मिल सकती है। वहीं 15 अगस्त से राज्य में मानसून सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके बाद एक बार फिर ज्यादा बारिश होने की संभावना है। और यूपी के रायबरेली में 2 दिनों की बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। घर का हाल देखिए, बैटरी से लेकर कंप्यूटर तक, बिछावन से लेकर घर के दूसरे कई सामान को लोग बचाने में लगे हैं। बारिश के पानी ने घर में ठिकाना बना लिया है। बाहर जल निकासी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बाहर भी पानी पानी है। ये हाल रायबरेली के इलाकों का है। शहर का हाल देखिए, सड़कों पर किस कदर पानी भरा है। सड़क में कई जगह गड्ढे हैं, जिनसे जान जोखिम में डालकर लोग आने जाने को मजबूर हैं। दुकानें बंद हैं। बताया जाता है कि इस बार मानसून की सीजन में सालों पर ऐसी बारिश हुई है, जिससे लोगों के घरों में पानी भर गया। कल दोपहर बाद से शुरू हुई बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी। वहीं नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी। हर 5 सालों में नगर पालिका सिर्फ रायबरेली नगर पालिका की जनता का वोट लेना जानती है। गल्ला मंडी वाली पेट्रोल टंकी के सामने आप ले जाइए, पूरे घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। ये देखो पानी गया, देखो पानी घुसा, वो देखो पानी गया, वो देखो पानी गया, वो देखो बिटिया पानी उलझ रही है। शहरों का हाल बुरा है, लेकिन गांव में मानसून की बारिश से किसान बेहद खुश हैं, क्योंकि बारिश की वजह से धान की रोपनी में काफी सहूलियतें आ रही हैं। और वहीं यूपी के चंदौली में स्कूल समेत कई इमारतों पर सैलाब ने कब्जा कर लिया है और उसके बाद लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें यूपी के चंदौली से सामने आई है, जहां पर सरकारी स्कूल में बारिश और नालियों का गंदा पानी भरा है। स्कूल और आसपास के इलाकों में जल भराव के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है। स्कूल में बच्चों की जगह पानी में तैरती बतख जरूर नजर आई है। चारों तरफ बरसात और गंदी नालियों के संक्रमित पानी की वजह से लोग परेशान हैं। आने जाने में दिक्कत है, हर प्रकार की दिक्कत है। हम लोग घर से निकलना बंद कर दिए हैं। काम रहता है बहुत इमरजेंसी तो जाते हैं, रोजमर्रा ड्यूटी है, काम है तो जाना ही पड़ेगा। इसी में से हो गया हम लोग को जाना होता है, आना पड़ता है। लोगों में यहाँ पर बने हालात की वजह से काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि कई बार शिकायतों के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। पूरे शासन प्रशासन से लेकर के सबसे हम लोग अवगत सबको कराए, लेकिन आज तक से इसकी कोई सुनवाई हुई न तो कोई इसका से कोई सिस्टम बनाया। चारों तरफ जब पानी भरा हुआ तो कहाँ से बच्चे आएंगे। स्कूल में तैनात शिक्षकों का कहना है कि उन्हें भी काफी बुरे हालात की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी से ही हम लोग को आना पड़ता है और पानी की वजह से ही गार्जियन बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं। प्लस जानवरों की वजह से सांप वगैरह निकलते हैं, इस वजह से भी नहीं भेजते हैं बच्चों। भारी बारिश और नेपाल की तरफ से आने वाले सैलाब की वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसा मंजर है। रिहायशी इलाकों में जलभराव से जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। देखिए पूरी अपडेट। मकानों, दुकानों और शिक्षण संस्थानों पर सैलाब का कब्जा। हर तरफ पानी ही पानी, जलभराव से ठहरी जिंदगी। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के कटरा इलाके की है। हर तरफ बाढ़ जैसा मंजर है। अब इन तस्वीरों को देखिए। मुजफ्फरपुर के इस इलाके में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है और जान जोखिम में डालकर लोग आने जाने को मजबूर हैं। पानी की मनमानी से ये स्कूल भी अछूता नहीं है। इस स्कूल की हालत देखिए। स्कूल के अंदर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चे पानी को पार कर स्कूल में जा रहे हैं। ये स्कूल के ग्राउंड फ्लोर के क्लासरूम की तस्वीर है। स्कूल के ग्राउंड फ्लोर के क्लासरूम में करीब 2 फीट तक पानी भर गया है। न विभाग मदद किया है, न ही कर रहा है, न मुखिया मदद कर रहा है, न कुछ वार्ड देख रहा है, कुछ नहीं, कोई भी नहीं देख रहा। बहुत परेशानी हो रही है। नीचे वाले सारे बिल्डिंग में पानी ही भरा हुआ है। पदाधिकारी भी जैसे अपना जैसे देख सुन करके चले जाते हैं, लेकिन कोई इस पर जैसे ध्यान बात नहीं देते हैं। गांव में पानी भरने के बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। राजस्थान के करौली में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश की तस्वीरें राजस्थान के करौली की हैं,
जहां कई घंटों तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई इलाकों में तो इतना पानी भर गया है कि बाइक सवार लोग पानी में फंसते हुए नजर आए। बारिश के चलते सुबह से लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो गई। स्कूली बच्चे और अध्यापक बारिश में भीगते और अपने बच्चों को बचाते स्कूल जाते नजर आए। कई मोहल्लों में जल भराव के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। करौली की मशहूर टूरिस्ट प्लेस रणगवा तालाब भी पानी से लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। करौली के हिंडौन शहर में झमाझम बारिश के बाद सैकड़ों दुकानों में पानी भर गया। कारोबारियों का कहना है कि बारिश के कारण उनका काफी नुकसान हुआ है। कटरा बाजार में पानी भरने से लोग परेशान नजर आए। प्रशासन के मुताबिक करीब 150 mm बारिश दर्ज की गई। हालात पर काबू पाने के लिए पंचना बांध के 3 गेट्स को खोलकर जल निकासी की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन जयपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर में पिछले 3 दिन से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। तो ये तो बात हुई देश की, लेकिन चीन में भी बाढ़ की वजह से कोहराम मचा है। चीन में सैलाब के प्रहार से एक पुल ढह गया तो हजारों कारें लहरों में फंसकर कबाड़ बन चुकी हैं। देखिए पूरी खबर। कुदरत का प्रहार और कुछ ही मिनटों में पुल धड़ाम। भारी बारिश के बाद तेज बहाव में बह गया पुल। तस्वीरें चीन के सैनसुई काउंटी की हैं। ये पुल 1960 से सीना तान कर सैनसुई काउंटी में खड़ा था। साल दर साल सैलाब आए, बाढ़ आई, तूफान आए और गए, मगर इस पुल का कुछ नहीं बिगड़ा। मगर इस साल चीन पर कुदरत क्रोध सबसे ज्यादा टूटा है। ये पुल इस बार सैलाब का प्रहार नहीं झेल सका और भरभरा कर ढह गया। इस पुल के साथ ही चीन का गुमान भी चकनाचूर हो गया। ये कुदरत का रौद्र रूप है, कुदरत का क्रोध है, जिसके सामने जिंदगियां बेबस हैं। जिनपिंग प्रशासन लाचार है। चीन का शांगसी प्रांत अभी भी सैलाब में डूबा है। चीन का ये इलाका मुसीबत के पहाड़ के नीचे दबा है। अब चीन में जल दैत्य के सबसे खतरनाक अवतार को देखिए। सैलाब की मनमानी देखिए, बाढ़ के बाद तबाही के निशान देखिए, कबाड़ बन चुकी गाड़ियों के ढेर देखिए, मलबे में पड़ी कारों की तस्वीरें देखिए। इस पूरे इलाके में मुश्किलों का सैलाब आ गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। और वहीं अगर यमन की बात की जाए तो यमन के अल हुदैदा में भीषण बाढ़ के बाद कोहराम मचा। बाढ़ की वजह से पूरे इलाके में तबाही और मुश्किलों का सैलाब आ गया है। आप देखिए आज की लेटेस्ट तस्वीरें क्या है सामने। सड़कों पर बहती तबाही, सैलाब का सबसे खतरनाक प्रहार, नाव की तरह तैरती गाड़ियां, लहरों में फंसी सैकड़ों कारें। यमन में आई बाढ़ की लेटेस्ट तस्वीरों को देखिए। आसमानी आफत से यमन का हुदैदा कर्रार रहा है। बारिश और बाढ़ ने यमन को पानी पानी कर दिया है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। इस दरिया में कार, ट्रक, वाहन सब डूबते चले गए। कारें खिलौने की तरह बहती चली गई तो घरों के सामान भी तिनके की तरह बाढ़ के पानी में बह रहे हैं। अब यमन से आई बाढ़ की इन तस्वीरों को देखिए। यमन के इस जिले में ये पूरा इलाका भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में डूब चुका है। घर, गाड़ियां सब जलमग्न हो चुके हैं। बिजली सप्लाई ठप पड़ी है। बुनियादी ढांचा बर्बाद हो रहा है। इस बाढ़ ने यमन में हजारों एकड़ में खड़ी फसल को भी अपने आगोश में ले लिया। बेकाबू सैलाब रिहायशी इलाकों में दाखिल होकर तबाही मचा रहा है। यमन के कई जिले बाढ़ की विनाश लीला देख रहे हैं। हुदैदा के कुछ इलाकों में बाढ़ से मकानों, दुकानों और संस्थानों की नींव तक हिल गई है। सुपर पावर अमेरिका के 5 राज्यों में कुदरत का कहर टूटा है। नॉर्थ कैरोलिना में तूफान बारिश और सैलाब से कोहराम मचा हुआ है। वहीं मैरीलैंड और ओहायो में भी सैलाब के प्रहार से काफी मुश्किलें हो रही हैं। देखिए लेटेस्ट अपडेट। कुदरत की मार, उफनती नहरें, बरसता आसमान, तूफान से कोहराम, सड़क पर सैलाब, हर तरफ बस पानी ही पानी। ये तस्वीरें अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में तूफान से हुई तबाही की है। इस इलाके में सड़क नेटवर्क पर मौसम की मार का सबसे ज्यादा असर हुआ है तो कई मकान भी तूफान का शिकार हुए हैं। नॉर्थ कैरोलिना में तूफान और बारिश का तांडव अब भी जारी है। तूफान का रुख किसी को भी अपनी जद में लेने के लिए बेताब है। तूफान के आगे बेबस हुए नॉर्थ कैरोलिना में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, सैकड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं। अमेरिका के मैरीलैंड में लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। कई नालों में कटाव होने की वजह से बेकाबू सैलाब जो रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है तो कई इलाकों में बारिश की वजह से जिंदगी ठहर गई है। अब बारिश के प्रहार की तस्वीर को देखिए। अमेरिका के ओहियो का ये पूरा इलाका भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में डूब चुका है। ओहियो में बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा है। भारी जल भराव की इन तस्वीरों को देखिए। कई फीट पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। ट्रैफिक में सैलाब ने ब्रेक लगा दिया है।
और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 17 महीने बाद सच्चाई की जीत हुई। 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के घर पे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। इनकी तो बड़ी कोशिशें करी इन्होंने, संजय भाई के ऊपर, मेरे ऊपर, अरविंद जी के ऊपर, पार्टी के और नेताओं के ऊपर। देश के सख्त से सख्त कानूनों की सख्त से सख्त धाराएं लगा के इनको बंद कर दो झूठे सच्चे केस में, और ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी कानूनों की धाराएं लगा दो जो दुनिया में ड्रग माफिया के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी धाराएं लगा के इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद कर दो, तो जैसे आतंकवादी को जेल में डाल देते हैं तो सड़ता रहता है, जैसे ड्रग माफिया को जेल में डालते हैं तो दुनिया में सड़ता रहता है। इन्हें लगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल में डालेंगे तो सड़ जाएंगे। लेकिन आपके आंसुओं की कीमत है ये, आपके आंसुओं की ताकत है ये कि जेल के ताले भी पिघल जाते हैं। और आज दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की तो राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें दिल्ली के हनुमान मंदिर की है। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में मनीष सिसोदिया ने परिवार के साथ दर्शन पूजन किया। उनके साथ सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। हनुमान मंदिर में पूजा के बाद सिसोदिया ने कहा कि बजरंग बली के आशीर्वाद से ही 17 महीने के बाद वो जेल से बाहर आए हैं। केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे। हनुमान मंदिर के बाद सिसोदिया राजघाट पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजघाट पर सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता दिखे। इससे पहले सिसोदिया कल तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मुलाकात की। केजरीवाल के माता पिता के पैर छुए। सुनीता केजरीवाल से मिलकर मनीष सिसोदिया भावुक दिखाई दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास में संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत पार्टी के कई नेता और विधायक मौजूद थे। कल सिसोदिया ने जेल से रिहा होने के बाद कहा था कि उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून की वजह से न्याय मिला है। सिसोदिया के मुताबिक तानाशाह सरकार से बाबा साहेब का संविधान ही रक्षा कर रहा है। और इस बीच बड़ी खबर, SC/ST आरक्षण पर मायावती का बयान सामने आया। SC/ST आरक्षण में कोटा ना हो, ये बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से कहा गया है। केंद्र ने ठीक से पैरवी नहीं की है। मायावती का ये बयान, आरक्षण को कमजोर किया जा रहा है। SC/ST आरक्षण में बदलाव मंजूर नहीं होगा। सुन लेते हैं मायावती की तरफ से क्या कहा गया बयान। इसी सत्र में संविधान संशोधन न लाकर अचानक वर्तमान सत्र को ही तय की गई निश्चित तारीख के पूर्व ही कल दिनांक 9 अगस्त 2024 की शाम को अनिश्चित काल के लिए सदन जो है, संसद जो है वो स्थगित कर दिया गया, जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये असंवैधानिक निर्णय बना रहे। और बीजेपी की केंद्र की सरकार की मंशा, जिसकी वकालत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की थी, वह बनी रहे, जिसके तहत इस देश के समूचे SC व ST वर्गों के लोगों को क्रीमी लेयर के बहाने तथा उनके बीच में उपवर्गीकरण करके उन्हें आरक्षण से ही हमेशा हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाए और इस प्रकार से फिर बिना संविधान बदले ही SC व ST वर्गों का आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। एक और वर्तमान संसद सत्र को निश्चित तिथि से पूर्व ही समाप्त करना और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हवाई आश्वासन देना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को नहीं लागू किया जाएगा और फिर इस मामले में कोई भी कदम न उठाना तथा कोई भी कार्रवाई आदि न करना, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि या तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह का कोई आश्वासन अपने SC ST वर्गों के सांसदों को दिया ही नहीं गया है, या फिर ऐसा आश्वासन केवल इन वर्गों के लोगों को भ्रमित व गुमराह करने के लिए ही दिया गया है।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। तख्ता पलट के बाद TV9 भारतवर्ष सबसे पहले बांग्लादेश पहुंचा। सबसे पहले TV9 रिपोर्टर मनीष झा पहुंचे ढाका। ढाका की सड़कों पर सेना के जवान तैनात हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय का प्रदर्शन भी हो रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच चुकी है इस वक्त TV9 की टीम, और यहां पर ढाका में क्या नज़ारा है इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए एयरपोर्ट के ठीक सामने का चौराहा, एयरपोर्ट के ठीक सामने के चौराहे पर इस वक्त क्या स्थिति है ये देखिए। बांग्लादेश को देखिए TV9 के नज़र से, बांग्लादेश को देखिए और समझिए TV9 के कैमरे से। और इस वक्त एयरपोर्ट से निकलने के बाद ही लगातार सड़कों पर यहाँ पर आपको आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के और बांग्लादेश की जो ढाका पुलिस है उनके लोग दिखाई देंगे। एक तरफ आप देख रहे हैं ढाका का एक बाजार का हिस्सा, यहाँ पर दुकानें और यहाँ पर ट्रैफिक। वहीं दूसरी तरफ का नज़ारा हम आपको दिखाएं कि चारों तरफ, केवल मैं इस जगह को दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ और इस जगह को देखकर समझिए आप कि ढाका में अभी क्या स्थिति है। जो सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हालात तेजी से संभालने की कोशिश हो रही है पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री पर्सनल्स के जरिए, और इस वक्त आप वही तस्वीरें TV9 के जरिए देख पा रहे हैं। बांग्लादेश में बाजार अब धीरे धीरे खुल तो रहे हैं लेकिन लोग अभी भी डरे सहमे हैं। शहर संगीनों के साए में है। TV9 संवाददाता मनीष झा की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम ढाका के एक रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने में ये फल सब्जियों की मार्केट लगी हुई है। मार्केट में जो लोगों को आप देख सकते हैं, आते जाते लोगों को भी देख रहे हैं, तमाम दुकानें खुली हुई है और साथ ही सेना के जवान यहाँ पर मुस्तैदी से खड़े हैं। ये बात सच है कि शहर अभी संगीनों के साए में है, लेकिन फिर ये भी बात है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए इसकी ज़रूरत थी। और नई सरकार ने इस वक्त जो सबसे बड़ा फैसला किया कि आपको ढाका में इस तरह से सड़कों पर आपको बांग्लादेश आर्मी के लोग दिखाई दे रहे हैं और साथ ही में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं। TV9 यहाँ से लगातार अलग अलग हिस्से में जाकर वहाँ के हालात से आपको रूबरू कराएगी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखिए तो इस वक्त क्या पोजीशन है उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। लगातार एक जगह पर ज़्यादा लोग ना जमा हो सके उसकी कोशिश हो रही है और इसीलिए हर किसी को कहा जा रहा है कि आप मूव करते रहें। इससे हो ये रहा है कि उन्हें भी आसानी हो रही है मॉनिटर करने में, उन्हें भी आसानी हो रही है चीज़ों को रेगुलेट करने में। और TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त राजधानी ढाका में मौजूद है जहां चप्पे चप्पे पर सेना की तैनाती की गई है। हमारे संवाददाता मनीष झा ने कुछ लोगों से बातचीत भी की है और जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या चाहते हैं। देखिए सेना की जो गाड़ियां हैं, इस तरह की गाड़ियां लगातार मार्च पास्ट कर रही है। हम यही कह रहे थे कि अगर जब सेना की गाड़ियां इस तरह से मार्च पास्ट करने लगे, सड़क पर सेना के लोग मौजूद हो, तो फिर कानून व्यवस्था को नॉर्मलाइज करने में आसानी होती है। तो नई सरकार से जो आप लोगों की उम्मीदें हैं, तो किस तरह की उम्मीदें, क्या चाहते हो आप लोग नई सरकार से? हम लोग चाहते हैं कि पहले जो अभी राजनीति हो रहा है वो अभी दो दल है, आवामी लीग है, BNP। अभी जो आया डॉक्टर यूनुस है वो बहुत अच्छा है और पहले से इंसान अच्छा है, पूरे आदमी उसको चाहता है। अभी जो है हम लोग चाहता है कि उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा देगा तो अभी बांग्लादेश का जो हाल है अभी अच्छा है। क्रिश्चियंस जो है वो लोग खुद बैठे, स्टूडेंट्स खुद बैठे मंदिर के सामने बैठ के मंदिर पहरा दे रहा था ताकि कोई एक टूल भी ना लगा सके। आप समझ रहे, मतलब हम इतने केयरफुल है, हम एक दूसरे के साथ इतने एडजस्ट है कि हम सब एक है। ये अवामी लीग जो थे, हसीना की टीम, वो आपको पता है पिछले 3 दिन से क्या कर रहे हैं? वो हर रात को हमारे यहाँ एक वो आपको वहाँ होते हैं ना चोर डकात टाइप के, वो उन लोगों के जो नेता थे उन लोगों से लगा के डकाती करवाते थे। और वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अब विरोध प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। इंसाफ की मांग को लेकर वो विश्व समुदाय से भी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। ये लोग स्वाभिमान के साथ अपनी माटी पर जीने का हक मांग रहे हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के शाहबाग की हैं, जहां विरोध प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं। ये हालात बता रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू हाशिए पर हैं। हिंसा और आगजनी के बीच जिंदगी और मौत ही नहीं बल्कि अस्तित्व और अपने मानवाधिकार की लड़ाई भी लड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। আমি বলতে চাই এই মাটিতে আমার জন্ম, এই মাটিতেই আমার আমি মরতে চাই, এই মাটি ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।
बर्बरता, आगजनी, लूटपाट और हिंदू समुदाय की महिलाओं के साथ मानवीयता के बाद बांग्लादेश हिंदू जागरण मंच ने जुलूस और रैलियां आयोजित की हैं। एक आंकड़े के मुताबिक शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं को 52 जिलों में 205 हमलों का सामना करना पड़ा। हजारों हिंदू परिवार बेसहारा हो गए हैं। বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি, আমরা বাংলাদেশে থাকতে চাই, স্বাধীন হয়ে থাকতে চাই, পরাধীন হয়ে নয়। আমরা কোথাও যাব না, এই দেশ ছাড়ব না। আমরা এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছি, এই দেশে মৃত্যুবরণ করতে চাই। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रोजाना विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों ने हिंदुओं की रक्षा के लिए 4 मांगे रखी हैं, जिसमें सुरक्षा के साथ सदन तक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांगे शामिल हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी की हैं। ये तस्वीरें हैं बांग्लादेश के हिंदू जागरण की। हिंदू विरोधी हिंसा के खिलाफ कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राजधानी ढाका से हिंदुओं की अस्मिता की रक्षा करने की आवाज बुलंद की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हिंदुओं को जीने का अधिकार है, इस अधिकार को उनसे कोई छीन नहीं सकता। शाहबाग चौराहे पर प्रदर्शन में नेशनल प्रेस क्लब के साथ रैली में बड़ी संख्या में हिंदू युवा मौजूद रहे और हाथों में तख्तियों को लेकर इंसाफ की मांग की। बताया जाता है कि दिनाजपुर में 4 हिंदू गांवों को जला दिया गया, जिसके कारण कई हिंदू बेसहारा हो गए और सीमावर्ती क्षेत्रों में शरण ले रहे हैं। रैली के दौरान हिंदू समुदाय ने 4 मांगे रखी है, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना, अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून और अल्पसंख्यकों के लिए 10% संसदीय सीटों का आवंटन शामिल है। इधर ठाकुरगांव कस्बे में भी हजारों लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हिंदुओं ने न्याय और समानता की मांग की है। बांग्लादेश के कई हिंदू इलाकों में चोरी डकैती की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। थाने तक लूट लिए गए हैं। ऐसे में लोग रात भर जाग रहे हैं और यहां अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोगों ने खुद ही उठा रखी है। सुन रहे हैं आवाजें, ये आवाजें हैं दहशत की। हिंदू घरों में लूटपाट के दौरान की ये तस्वीरें हैं। बताया जाता है कि पूरे ढाका में डकैती की घटनाएं बढ़ गई हैं। यही नहीं, हालात अराजकता की सीमा को पार कर चुके हैं। सुरक्षा के लिए हिंदुओं को खुद संघर्ष करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि पुलिस हिंदू इलाकों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है और इसकी वजह से लोग रत जगा कर रहे हैं। राजधानी में रात में सुरक्षा सुनिश्चित करने और लुटेरों से अपनी रक्षा के लिए लोग खुद जिम्मेदारी उठा रहे हैं। सोशल मीडिया और अन्य मीडिया के हवाले से ये बताया जा रहा है कि मोहम्मदपुर, उत्तरा, खिलगांव, ईसीबी, छतवार, मीरपुर और धान मंडी के इलाकों में डकैतियों की रिपोर्ट पहले ही सामने आ चुकी है, जहां पर हालात अब भी सामान्य नहीं हुए हैं। हिंदुओं की सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 29 पुलिस स्टेशन से हथियार लूट लिए गए। पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बांग्लादेश की सेना ने देश भर के विभिन्न पुलिस स्टेशन से लूटे गए हथियारों और गोला बारूद की जानकारी मांगी है। सेना ने लोगों से लूटे गए हथियार और गोला बारूद को सरेंडर करने के लिए कहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ढाका के इस्कॉन मंदिर पहुंचा है TV9 भारतवर्ष। 5 अगस्त के बाद मंदिर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई है और यहां पर TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंच गई है। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ढाका का इस्कॉन मंदिर, इससे पहले इस्कॉन मंदिर पर भी हमला हुआ था, हिंसा हुई थी, और लेकिन ये जो मंदिर बताया जा रहा है जहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, यहीं से ही मनीष झा जुड़ रहे हैं। मनीष, तस्वीरें दिखाइए और इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं ये बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से TV9 की टीम बांग्लादेश में ढाका में अलग अलग जगह पर जाकर वहां से आपको सूरत हाल दिखा रही है। इस वक्त हम इस्कॉन टेम्पल पे हैं, बांग्लादेश के सबसे बड़े इस्कॉन टेम्पल में हैं, और मैं आपको यहाँ के सूरत हाल को भी बताऊंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कि इस वक्त ढाका में हो या बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। क्या उनका डर अब खत्म हुआ है, कम हुआ है, या फिर अभी भी उनका वो डर बना हुआ है। तो TV9 की टीम अलग अलग जगह पर जा रही है, अलग अलग तरह के लोकेशन को दिखा रही है। इस वक्त हम हैं चिटगांव में स्थित सबसे बड़े इस्कॉन टेम्पल में, और जाहिर है कि इस्कॉन टेम्पल में जब मेहरगढ़ के इस्कॉन टेम्पल को जब जलाया गया और इसके अलावा जो दूसरे और मंदिरों को टारगेट किया गया, तब से लगातार पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी। और फिर जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, उसके बाद से मोहम्मद यूनुस ने भी यही कहा था कि जल्द से जल्द हालात काबू करने होंगे। तो हम कोशिश करते हैं बात करने के लिए कि जो इस्कॉन टेम्पल के प्रमुख हैं उनसे मैं बात करूं, और उनसे बात करके फिर आपको एक आइडिया भी होगा कि किस तरीके से है। तो उनके केबिन में चलते हैं और उनसे फिर बात करने की हम कोशिश करते हैं ताकि उनसे जान सके। इस वक्त
जय श्री कृष्ण। तो इस वक्त देखिए प्रभु जी, आई एम मनीष झा फ्रॉम TV9 and we have arrived from Delhi, so we would like to know about what is the condition right now. Now is Bangladesh Hindu minority. Dada, if you can speak little bit Hindi, then I'll be grateful. I cannot speak Hindi. Okay. There's now Bangladesh Hindu community is okay, but afraid because anytime can happen something. But I hope new interior government firm that if they will take care nicely, then I think all problem will solve, I think. तो प्रभु जी, ऑल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? आप लोग क्या बात कर रहे हैं? हिंदू समुदाय के लोगों को किस तरह से आप लोग सुरक्षा दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? क्या कुछ हो रहा है? Because here is local BNP leaders coming. Local BNP लीडर्स आपके पास आ रहे हैं? आ रहे, right. अच्छा, कौन कौन आ रहे हैं आपसे बात करने? This is here is our ex commissioner and ex so many BNP leader, like also some ex MP. तो ये जो कहा जा रहा था कि बीएनपी के लोग, जमात के लोग आकर हिंदू कम्युनिटी के साथ बात कर रहे हैं और या फिर उनको सिक्योरिटी का एश्योरेंस दे रहे हैं, क्या ये सही है? I think so. They are also they are coming not only daytime, also night time they are coming. If some rumor is coming, then they are coming and they are telling, okay, are you okay? We will also give protective. लेकिन मुझे एक बात बताइए, चूंकि प्रभु जी आपके इस्कॉन का पूरा बांग्लादेश में नेटवर्क है, बांग्लादेश के अलग अलग जगह पर जिस तरीके से इंटीरियर इलाके में हमले हो रहे हैं, उनको फिर कैसे रोकने का आप लोग किस तरीके से उस सरकार से या फिर जो बीएनपी या जमात से आप लोग बात कर रहे हैं उसके लिए? Actually, some village area, interior area, there is some Hindu communities afraid because they are coming our temple, staying some few days. And they are afraid because they are thinking they are not getting security. Then they stay at temple, and now they are going out their house. And also some Hindus, poor Hindus, is thinking better to leave country. Then तो ये आप जो कह रहे हैं कि पुअर हिंदूज आर थिंकिंग बेटर टू लीव दिस कंट्री, तो बांग्लादेश में तो हिंदू समुदाय में बड़ी आबादी उन्हीं लोगों की है। तो 1,31,00,000 हिंदू में से अगर बड़ी आबादी तब वो देश छोड़ के चले जाएगी तो फिर होगा कैसे? Not everybody will not go leave country because day by day Hindu decrease our country, but all Hindus not leave Bangladesh, but some Hindus go outside. But now Indian government is protect, nobody can go. अच्छा, मुझे एक बात बताइए प्रभु जी, पिछले 12 घंटे से आपके इस्कॉन टेम्पल के आसपास कहीं कोई रूमर के तहत ही सही, क्या कभी कोई भीड़ आई, मॉब आया और आप लोगों को लगा कि अभी खतरा हो सकता है और आपने बीएनपी को या जमात के लीडर्स को कॉल किया? Yeah, sometimes rumor is coming, but when rumor coming and then Eleka is all mosques is announced, some Dakat is coming, everybody alert. Also, all Muslim also coming outside of the district, and they are trying to cut Dakat. So डकैत आ रहे हैं? No, not. अच्छा, ये रूमर आता है कि डकैत आ रहे हैं। और डकैत का मतलब मॉब आ रहे हैं। मॉब आ रहे हैं, लूटपाट करने आ सकते हैं, हिंसा करने आ सकते हैं। तो तुरंत फिर आप लोग जो है यहाँ पर आवाज देते हैं सबको, और फिर जो लोकल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो आ जा रहे हैं, बीएनपी वाले आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, और फिर आप लोग आपस में भी अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट होगा, because we have so many devotees inside, we are alert. We are all whole night we are giving to protect. तो प्रभु जी कितने डिवोटी अभी इस टेम्पल में होंगे? This temple we are 250. 250. लेकिन बात तो यह है कि आप तो नियते हैं, मॉब अगर आएगी तो कैसे होगा? Always some devotee always giving security all night.
अभी हम लोग ये कह सकते हैं, चूंकि भारत में भी करोड़ों लोग या दुनिया भर के करोड़ों लोगों के मन में ये चिंता थी कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर जिस तरह से अटैक हो रहा है, अभी हम कह सकते हैं कि सोमवार से आज शनिवार को स्थिति ठीक है, बहुत हद तक सिचुएशन नॉर्मल है। Yes, now normal. Now, I think normal. This is last night. No rumor coming, but I think so. ये बात आप ढाका के लिए कह रहे हैं या फिर खुलना के लिए या फिर दूसरे और इलाकों में जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनके लिए भी ये बात लागू है? Not only Dhaka, every city like this. आपको लग रहा है कि जो नई सरकार है उन्होंने जो अरेंजमेंट किए हैं, जिस तरह से आर्मी कोर लगाया है, जिस तरह से स्टूडेंट्स को मैं देख रहा था सड़कों पर है, इन सब से फर्क पड़ा है? Yes, some rumor is coming that we are contact with also military, also some that coming there, but we are not see any. चलिए ये तो सबसे अच्छी बात है। प्रभु जी ईश्वर सबकी रक्षा करे, है ना। भगवान कृष्ण जब साथ में तो होगा वही जो वो चाहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है उनके साथ आपको लगातार टच में रहना पड़ेगा। Yes, we are keep in touch with them. And I hope they will protect us, because now no political government now yet, but this government, I think, okay, they will help us and they will give full security. तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम ढाका के जो सबसे बड़े इस्कॉन टेम्पल हैं वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी हम बात कर रहे थे। मंदिर को भी हम आपको दिखा रहे थे। ये यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है, जैसा कि प्रभु जी खुद यहाँ पर बता रहे हैं कि 350 के करीब यहाँ पर डिवोटी हैं यहाँ पर मौजूद, और वो डिवोटीज लगातार अलर्ट रहते हैं। अलर्ट रहने के पीछे का और आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ की लोकेशन में भी आप देखेंगे तो यहाँ जो चारों तरफ की जो कॉलोनीज हैं, इन कॉलोनीज में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, और इनका कहना यह है, जो इस्कॉन टेम्पल के प्रमुख है उनका कहना यही है कि जैसे ही कोई इस तरह की आशंका बनती है तो वो लोग तुरंत ही फिर जो है सो उन लोगों उसको अप्रोच करते हैं, यहाँ से संदेशा भेजा जाता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम डाक करते हैं, यानी कि आवाज़ें लगाई जाती है, उन सबको कांटेक्ट किया जाता है और उसके बाद फिर उन्हें एश्योरेंस मिलता है। तो इस तरह से कम्युनिटी में जो एक कम्युनिकेशन बना हुआ है उसकी वजह से हालात को और अधिक ठीक करने में काफ़ी नियंत्रण मिल रहा है। तो ये स्थिति है अभी ढाका में हिंदू कम्युनिटी में, और ख़ास करके जब मैं इस्कॉन टेम्पल में आया हूँ, क्योंकि जब सोमवार को शेख हसीना गई और उसके बाद जो सबसे अधिक टारगेट किया गया उसमें से इस्कॉन टेम्पल भी था, मेहरगढ़ का इस्कॉन टेम्पल, और जो दूसरे और मंदिरों को किया गया, हिंदू घरों को किया गया। लेकिन आज की हालत में आप इस वक्त TV9 के कैमरे पर जो तस्वीर देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, श्रद्धालुओं को देख रहे हैं, तमाम लोगों को देख रहे हैं, और अभी इन सब का कहना यह है कि हाँ, बीते 5-6 दिन की तुलना में आज कम से कम स्थिति नॉर्मल है, अभी कोई खतरे की बात नहीं है। ये एक सबसे बड़ी राहत है सबके लिए, यहाँ पर रहने वाले हिंदुओं के लिए भी, भारत के लोगों के लिए भी, और दुनिया भर में तमाम लोग जो हिंदू समुदाय के लिए चिंता कर रहे थे। जी बिल्कुल, हालात सामान्य की ओर वापस लौट रहे हैं। मनीष एक का अपडेट वहां से हमें बता रहे हैं, ढाका से इस वक्त क्या हाल है, क्या हालात बने हुए हैं। लेकिन सुरक्षा का मसला सबसे बड़ा है इस वक्त बांग्लादेश में। हर ओर सुरक्षा की मांग हो रही है ताकि वो सुरक्षित रह सकें अपने घरों में।